नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है और इस पर जो इकोनॉमिक कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसी पर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके पहले 3% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह अभी कुछ देर पहले ही केंद्र सरकार ने अपने फैसले में जो है बड़ा एक अध्याय जोड़ा है, क्योंकि इससे केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को और राज्यों के कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। और लग गया पीएफआई पर बैन। बड़ी खबर में जेएमडी ने कल ही कहा था कि अब है पीएफआई पर बैन की बारी, कल ही। और उसके कुछ घंटों बाद ही सरकार ने फैसला कर दिया और आज तड़के उसका गजट भी जारी कर दिया। पीएफआई पर बैन कब लगा? पीएफआई पर बैन जब लगा जबकि 2 राज्यों में छापे पड़े 2 दौर में और देश भर में छापे पड़े 22 तारीख को और 27 तारीख को। 350 लोग गिरफ्तार किए गए और उनसे जो पूछताछ हुई, जो उनके पास से दस्तावेज मिले और उनसे जो सबूत मिले, वो बड़े चौंकाने वाले आए। सबूत ये थे कि इस संगठन का आईएस से लिंक है, इस संगठन का अल-कायदा और तालिबान से लिंक है, ये संगठन टेरर फंडिंग प्राप्त करता है। सीधे सीधे है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि सीएए आंदोलन में इसकी भूमिका रही है। अभी ये भी कहा जा रहा था कि केरल में डिस्टर्ब कर रहा है, कर्नाटक में डिस्टर्ब कर रहा है। 2006 में ये संगठन बना था। इसके 8 सहयोगी संगठन भी हैं। सब पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और ये भी कहा गया कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि एनआईए की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है और प्रतिबंध लगाया गया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया। इस न्यू इंडिया में आतंकवादी और अपराधी कतई स्वीकार नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साजिश करने वालों को कुचल दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और ऐसी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि अरे पीएफआई की ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी जो देश विरोधी हो। पीएफआई तो मुसलमानों के हित में काम कर रही थी। पीएफआई तो सीधे तौर पर जनहित में काम कर रही थी और उसकी ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी गई कि जिसमें ये कहा गया हो कि वो हिंसा में लिप्त है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो आप कहाँ ले जाएंगे?
यही कारण है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अभी जरूरत किस बात की है? सख्ती से पालन किया जाए और साथ में पीएफआई का जो नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। हमारा कानपुर भी पीएफआई की चपेट में है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जरूरत यह है कि इनके नेटवर्क को तोड़ा जाए। सिमी से पीएफआई बना, इसकी अपनी यूनिफॉर्म, मुसलमानों और दलितों के हित की बात करने वाला ये संगठन अपने छिपे एजेंडे, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, उसके लिए तत्पर रहता था। और पीएफआई पर आज प्रतिबंध लगा करके भारत सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश में आतंकी संगठनों को कोई स्थान नहीं है। हालांकि इसके पहले 42 संगठनों पर और प्रतिबंध लग चुका है और ये प्रतिबंध लगा है अनलॉफुल एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन एक्ट के धारा 35 के आधार पर, जिसमें भारत सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी भी संगठन को ये जान करके कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, अंजाम दे रहा है, साजिश रच रहा है, आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है उसी के तहत। हालांकि केरल, कर्नाटक से कई बार मांग उठी थी और कुछ लोग कहते हैं कि ये देर से उठाया हुआ कदम है। 4 साल पहले झारखंड सरकार, जिसके मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उन्होंने भी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये कहा था कि हमारे यहाँ इस तरीके की गतिविधियां करने जा रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हाई कोर्ट में तकनीकी कारणों से इसको इजाज़त नहीं मिली और वो प्रतिबंध हट गया। इसके बाद से लगातार इसकी गतिविधियां जारी थी और जेएमडी को पूरा विश्वास था कि बैन लगेगा। इसीलिए कल ही बड़ी खबर में जो पहली हेडलाइन थी उसी में कहा गया था कि अब पीएफआई पर बैन की बारी। दूसरी खबर, समाजवादी पार्टी का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा है और अधिवेशन में एक ही बात, 2024 के चुनाव की गूंज। हमारे सपा के मुखिया कह रहे हैं कि हमने 2019 में मुकाबला किया, अब हम उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया कर देंगे, ये भी कहा। और उन्होंने तमाम प्रकार से सरकार पर हमला भी बोला। हालांकि यह अधिवेशन आज प्रांतीय है और कल राष्ट्रीय होगा। आज नरेश उत्तम को एक बार फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना लिया गया। लेकिन अगर इनका एजेंडा देखिए तो एजेंडा 2024 का ही है और उसमें है कौन कौन से लोग हैं। उसमें है जातिगत जनगणना, आरक्षण नंबर 2, नंबर 3 माइनॉरिटीज, नंबर 4 पिछड़ा वर्ग और नंबर 5 दलित। माने कुल मिलाकर के इस वोट बैंक पर राजनीति करने के लिए तत्पर है समाजवादी पार्टी और इसीलिए समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पर जा रही है और यही उसका एक बड़ा एजेंडा है कि वो उसी रास्ते पर जा रही है कि जिस रास्ते पर बीजेपी ने कदम बढ़ाए हैं। माने जनता से मिलना, जनता के बीच में जाना, सड़कों पर संघर्ष करना, जनता को अपनी उपलब्धियां बताना, ऐसे तमाम बिंदु जो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ठीक उसी नक्शे कदम पर सपा भी बढ़ रही है। हालांकि उसको खुल करके नहीं कह रही है
और सपा जो है पूरी तरीके से अगर आप देख लें तो अपने एजेंडे में वो उन बातों को ही लेकर के आ रही है जिन बातों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। जैसे कि एक सपा के नेता और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, इसका भी एक प्रस्ताव आ रहा है। लेकिन इसमें बात क्या है? इसमें बात है आजम खां की, कि जो आजम खां पर उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ भी एक प्रस्ताव आने जा रहा है। सपा नगर निगम चुनाव से ही अपनी तैयारियों में जुट रही है और वो इस बात के प्रयास कर रही है कि हमें अपना जमीनी आधार बनाना। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना जो है रुख अख्तियार किया है, उससे तो ये लगता है कि हौसले बुलंद हैं, इसीलिए लगातार वो योगी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आज का अधिवेशन है और कल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उसमें एक बार फिर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। आज जैसे प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि चर्चा थी कि बदल सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ला सकते हैं, इंदिरा सरोज को ला सकते हैं, जो दूसरे दलों से लोग आए थे। जात के आधार पर ये व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन नहीं, सीधे तौर पर यह तय हुआ कि नहीं, नरेश उत्तम पटेल को ही जो है एक बार फिर अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हें बना दिया गया। और कल इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पद पर पहले मुलायम सिंह थे और जिस पद को लिया था अखिलेश ने, ठीक वही स्थिति बन रही है और कल फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को ग्रहण करेंगे अखिलेश। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 2 दिन शेष रह गए नामांकन के लिए, 29 और 30 सितंबर। लेकिन अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि कौन होगा गांधी परिवार का उम्मीदवार। पहले तय हो गया था अशोक गहलोत को लेकर के, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हुई और जिस तरीके से राजस्थान में संकट उभरा, उसको लेकर के सस्पेंस हो गया। हालांकि सूत्र दावा ये कर रहे हैं कि अशोक गहलोत अभी भी चुनाव लड़ने के मूड में है और वे आज सोनिया गांधी से विचार विमर्श करके वे अपने फैसले का ऐलान भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट भी मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। केवल एक ही नाम है शशि थरूर का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो सच बात तो ये है कि अशोक गहलोत को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर अभी भी विराम लगा हुआ है और आला कमान इस बात से सख्त नाराज है। हालांकि आला कमान की नाराजगी का फर्क ये पड़ा है कि अब वहाँ पर माने राजस्थान में बहुत से विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने लगे हैं और कहने लगे कि नहीं, हम तो आला कमान के साथ हैं। और इस बात की सूचना भी सचिन पायलट जो है आला कमान को दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है ये देखना होगा। आपको एक और जानकारी दे दें। जानकारी ये है कि 1 तारीख से माने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलने जा रहा है। सतर्क हो जाइए। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक इस तरीकों को बदलने के लिए 1.5 साल से परेशान था। लगातार तारीखें बदल रही थी।
लेकिन अब ये तय हो गया कि तारीख नहीं बदली जाएगी। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदल जाएगा। और ये तरीका किसके नियम के तहत बदला जाएगा? ये तरीका बदला जाएगा सीधे तौर पर कार्ड ऑफलाइन टोकेनाइजेशन के हिसाब से बदल जाएगा। और इसमें होगा क्या? दरअसल रिजर्व बैंक को यह सूचनाएं मिल रही थी कि जब कोई व्यक्ति पेमेंट में अपने कार्ड का यूज करता है तो उसकी हिस्ट्री ले ली जाती है, उसका दुरुपयोग होता है, फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड को रोकने के लिए ही ये नियम लाया गया है। अब होगा क्या? जो पेमेंट कंपनियां हैं वो कार्ड के स्थान पर अब आपको एक वैकल्पिक नंबर या टोकन देंगे। ध्यान रखिएगा, अब आपको इसके लिए बैंकों से कह दिया गया कि आप तैयारी पूरी कर लीजिए, और बैंकों ने तैयारी कर भी ली है कि आपको एक वैकल्पिक नंबर या टोकन दिया जाएगा। इसे यूनिक कोड कहा जाएगा, और इसी यूनिक कोड को आप इस्तेमाल करेंगे जब आप पूरी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट की तैयारी कर लेंगे। मैंने आपने मन मस्तिष्क बनाया कि हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो वो जो यूनिक कोड नंबर है उसको यूज करेंगे। आप कार्ड नहीं यूज करेंगे, कार्ड का नंबर नहीं यूज करेंगे, बल्कि आप यूनिक कोड नंबर यूज करेंगे, टोकन यूज करेंगे, और उससे आपकी जो तमाम जो हिस्ट्री है कार्ड की जो कंपनियां प्राप्त कर लेती थी, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी, फ्रॉड नहीं होगा। हालांकि एक बात और भी है, इसे अभी उपभोक्ता पर ही निर्भर रखा गया। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम कार्ड से ही करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए में इसे लागू कर दिया जाएगा। और अब पेमेंट कंपनियां आपको टोकन देंगी और उस टोकन से आप पेमेंट कर सकेंगे। ये बड़ा बदलाव रिजर्व बैंक की ओर से 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए और देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।